सोचो, सारा मैटर और एनर्जी एक छोटे से बिंदु में समाया हुआ है, रेत के कण से भी छोटा। इस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहते हैं, जिसमें पूरे ब्रह्मांड का मैटर और एनर्जी था। ये एक ऐसी जगह थी जहां फिजिक्स के नॉर्मल नियम काम नहीं करते थे, जहां इन्फिनिट डेंसिटी और टेम्परेचर था। अरबों साल पहले हमारा ब्रह्मांड ऐसा ही था। अचानक ये तेजी से फैलने लगा। इस घटना को बिग बैंग कहते हैं, जो असल में कोई एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि एक तेज एक्सपेंशन था। एक पल में ही ब्रह्मांड एक छोटे से कण के साइज से बहुत बड़ा हो गया। बिग बैंग पटाखों की तरह नहीं था, ये एक बहुत बड़ी घटना थी जिसने आगे की हर चीज की नींव रखी। इस एक्सपेंशन के दौरान बहुत सारी एनर्जी निकली, जिससे एक गर्म घना स्टेट बना जो ब्रह्मांड के फैलने के साथ ठंडा होने लगा। ये एक्सपेंशन खुद स्पेस का स्ट्रेचिंग था। स्पेस किसी चीज में एक्सपैंड नहीं हुआ, वो बस स्ट्रेच हुआ, गैलेक्सीज को अपने साथ ले गया। ये एक्सपेंशन आज भी जारी है। गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं क्योंकि स्पेस बढ़ता जा रहा है। एक गुब्बारे के बारे में सोचो जो फूल रहा है, बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे गुब्बारा फैलता है, उसकी सरफेस पर हर बिंदु हर दूसरे बिंदु से दूर जाता जाता है। ऐसे ही हमारा ब्रह्मांड फैलता है, गैलेक्सीज दूर जाते जाते हैं, जैसे स्पेस खुद स्ट्रेच होता है। ऐसे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, एक सिंगुलैरिटी से। ये तेजी से फैला। आज हम जो विशाल ब्रह्मांड देखते हैं, उसे बनाया। ये शुरुआती एक्सपेंशन बहुत तेज था, जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसने किसी भी अनियमितता को दूर किया और गैलेक्सीज और स्टार्स के बनने का रास्ता तैयार किया। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला, ये ठंडा हुआ। इस कूलिंग ने पार्टिकल्स को धीमा होने और मिलकर पहले सिंपल एटम्स बनाने की अनुमति दी। ये एटम्स अंततः ग्रेविटी के तहत मिलकर स्टार्स और गैलेक्सीज बनाते हैं। शुरुआत में ब्रह्मांड बहुत गर्म और घना था। तापमान इतना ज्यादा था कि पार्टिकल्स मिलकर एटम्स नहीं बना सकते थे। हालांकि जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला और ठंडा हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम, जो स्टार्स के मूल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बनने के लिए हालात सही हो गए। धीरे धीरे ब्रह्मांड कम घना होता गया, जिससे आज हम जो कुछ भी देखते हैं वो बन सका। स्टार्स गैस और डस्ट के बादलों से बने और गैलेक्सीज स्टार्स के समूहों से बने। अरबों सालों में ये स्ट्रक्चर्स उस जटिल और खूबसूरत ब्रह्मांड में विकसित हुए जिसे हम आज देखते हैं। ये एक्सपेंशन और कूलिंग अब भी जारी है, अरबों साल बाद भी। ब्रह्मांड अभी भी बढ़ रहा है, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये निरंतर एक्सपेंशन एक रहस्यमय बल, डार्क एनर्जी द्वारा संचालित है, जो ब्रह्मांड का लगभग 70% हिस्सा है। ब्रह्मांड अभी भी विकसित और बदल रहा है। गैलेक्सीज आपस में टकराते और मिलते हैं, स्टार्स पैदा होते और मरते हैं, और नए स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये डायनामिक प्रोसेस सुनिश्चित करता है कि ब्रह्मांड निरंतर परिवर्तन और आश्चर्य की जगह बना रहे। बिग बैंग एक गहरा कॉन्सेप्ट है। ये समझना मुश्किल है कि हम जो कुछ भी जानते हैं, सबसे छोटे पार्टिकल से लेकर सबसे बड़े गैलेक्सीज तक, सब एक ही बिंदु से उत्पन्न हुए हैं। फिर भी इस थ्योरी का समर्थन बहुत सारे वैज्ञानिक सबूतों द्वारा किया जाता है। ये कल्पना करना मुश्किल है कि हम जो कुछ भी जानते हैं वो नथिंगनेस से इमर्ज हुआ। हालांकि बिग बैंग थ्योरी हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है। ये बताती है कि कैसे ब्रह्मांड अरबों सालों में एक गर्म घने स्टेट से आज हम जो विशाल जटिल ब्रह्मांड देखते हैं, उसमें विकसित हुआ है। वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी का समर्थन करने वाले सबूत खोजे हैं। सबूतों में से एक की पीस कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है, जो बिग बैंग से बचा हुआ एक हल्का सा प्रकाश है। ये रेडिएशन शुरुआती ब्रह्मांड का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है, जो हमें दिखाता है कि बिग बैंग के सिर्फ 380,000 साल बाद ये कैसा दिखता था। दूर गैलेक्सी से लाइट का अध्ययन करके वैज्ञानिक ब्रह्मांड के एक्सपेंशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस लाइट को रेड शिफ्टेड कहा जाता है, मतलब इसे ब्रह्मांड के फैलने के साथ लंबी वेवलेंथ्स तक स्ट्रेच्ड किया गया है। ये रेड शिफ्ट इस बात का माप प्रदान करता है कि गैलेक्सीज हमसे कितनी तेजी से दूर जा रहे हैं। एक्सपेंशन की रेट में इंसाइट प्रदान करते हैं। दूर के गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करना टाइम में पीछे देखने जैसा है। जब हम इन गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करते हैं तो हम उन्हें वैसा ही देखते हैं जैसे वो अरबों साल पहले थे। ये हमें ब्रह्मांड के इतिहास को बिग बैंग से लेकर आज तक एक साथ जोड़ने और ये समझने की अनुमति देता है कि ये समय के साथ कैसे विकसित हुआ है। बिग बैंग के बाद के शुरुआती क्षणों में ब्रह्मांड छोटे छोटे पार्टिकल्स के एक विशाल सूप के रूप में मौजूद था। ये पार्टिकल्स, जिन्हें क्वार्क्स और ग्लूअन्स के रूप में पहचाना जाता है, अत्यधिक एनर्जी और डेंसिटी वाले थे। मैटर के मूल बिल्डिंग ब्लॉक्स की एक कैओटिक इंटरैक्शन की कल्पना करो, जो कॉलिजन्स के एक कॉस्मिक बैले में लगे हुए हैं।
ये पार्टिकल्स अपने छोटे साइज और हाई एनर्जी के कारण लगातार कोलिजन की स्थिति में थे। हर कोलिजन एक हाई एनर्जी इवेंट था जो एनवायरनमेंट में अतिरिक्त पार्टिकल्स और एनर्जी रिलीज करता था। ये पीरियड नेचर के फंडामेंटल फोर्सेस द्वारा संचालित सिग्निफिकेंट वायलेंस और ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा चिह्नित किया गया था। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होने लगा, ये पार्टिकल्स कंबाइन होने लगे। तापमान अरबों डिग्री से घटकर कुछ मिलियन डिग्री हो गया, जिससे क्वार्क्स एक साथ बाइंड होकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बना सके। ये प्रोसेस, जिसे न्यूक्लियोसिंथेसिस कहा जाता है, आज हम जो कुछ भी देखते हैं उसे बनाने वाले मैटर के निर्माण में पहला कदम था। पहले एलिमेंट्स बने जो सभी मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में काम करते थे। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्ली बनाते हैं, जो ब्रह्मांड में सबसे सिंपल और सबसे अबंडेंट एलिमेंट्स हैं। इसने केमिस्ट्री की शुरुआत को चिह्नित किया, जहां पहले एटम्स ने आकार लेना शुरू किया। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे सिंपल और सबसे अबंडेंट एलिमेंट सबसे पहले बना। अपने न्यूक्लियस में एक सिंगल प्रोटॉन के साथ हाइड्रोजन सबसे बेसिक एलिमेंट है, फिर भी ये बहुत जरूरी है। ये स्टार्स के लिए प्राइमरी फ्यूल और अधिक कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स के लिए फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करता है। बाद में हीलियम बना, जिसमें इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा सबसे अबंडेंट एलिमेंट है और स्टार्स के लाइफ साइकिल में एक क्रूशियल रोल निभाता है। हीलियम का बनना शुरुआती ब्रह्मांड में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन था, जिसके लिए हायर टेम्परेचर्स और प्रेशर्स की जरूरत थी। ये दोनों एलिमेंट्स, जो शुरुआती ब्रह्मांड की तीव्र गर्मी में बने थे, बाद में स्टार्स के लिए फ्यूल का काम करेंगे। स्टार्स बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरह काम करते हैं, जहां हाइड्रोजन और हीलियम फ्यूजन से गुजरते हैं, जिससे एनर्जी पैदा होती है। ये एनर्जी स्टार्स को पावर देती है और जीवन के लिए जरूरी लाइट और हीट प्रदान करती है। इन शुरुआती एलिमेंट्स का बनना ब्रह्मांड के एवोल्यूशन में एक महत्वपूर्ण कदम था। हाइड्रोजन और हीलियम के बिना ब्रह्मांड लाइट और लाइफ से रहित होता। इन एलिमेंट्स ने स्टार्स, गैलेक्सीज और अंततः प्लैनेट्स के बनने की नींव रखी। इनके बिना स्टार्स, प्लैनेट्स और लाइफ मौजूद नहीं होते। हाइड्रोजन और हीलियम की मौजूदगी ने स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस की प्रोसेस के माध्यम से हेवियर एलिमेंट्स के बनने में मदद की। ये प्रोसेस स्टार्स के कोर्स में होता है, जहां अत्यधिक टेम्परेचर्स और प्रेशर्स लाइटर एलिमेंट्स को हेवियर एलिमेंट्स में फ्यूजन करने में सक्षम बनाते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम की सिंप्लिसिटी से ब्रह्मांड ने कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप करना शुरू किया। अरबों सालों में ये एलिमेंट्स तरह तरह से कंबाइन और रिकंबाइन हुए, जिससे आज हम मैटर की जो रिच डाइवर्सिटी देखते हैं वो पैदा हुई। पहले एलिमेंट्स से लेकर आज हम जिस कॉम्प्लेक्स ब्रह्मांड में रहते हैं तक का सफर नेचर के फंडामेंटल फोर्सेस की पावर और ब्रह्मांड को गवर्न करने वाले रिमार्केबल प्रोसेसेस का प्रमाण है। लाखों सालों में ग्रेविटेशनल फोर्सेस ने हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादलों को आपस में मिला दिया। ये बादल डेंसिटी और टेम्परेचर में बढ़ते गए, अंततः चमकते स्टार्स में बदल गए। स्टार्स विशाल भट्टियों की तरह काम करते हैं, जहां उनके कोर्स के अंदर हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज होता है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। स्टार्स अकेले नहीं बने, ग्रेविटेशनल फोर्सेस ने उन्हें गैलेक्सीज नामक विशाल असेंबलीज में भी एक साथ खींच लिया। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे अरबों स्टार्स का एक विशाल समूह है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। कल्पना करो कि आप रात के आसमान को देख रहे हैं और अरबों सूरज चमकते हुए देख रहे हैं। स्टार्स और गैलेक्सीज का बनना ब्रह्मांड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। स्टार्स कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन जैसे हेवियर एलिमेंट्स के प्रोडक्शन साइट्स बन गए। ये एलिमेंट्स बाद में प्लैनेट्स और अंततः खुद लाइफ के लिए फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करेंगे। लगभग 4.6 बिलियन साल पहले मिल्की वे गैलेक्सी के एक शांत रीजन में गैस और डस्ट के एक विशाल बादल का कोलैप्स शुरू हुआ। इस इवेंट ने एक रिमार्केबल जर्नी की शुरुआत को चिह्नित किया, जो अंततः हमारे सोलर सिस्टम के बनने में खत्म होगा। मिल्की वे, स्टार्स, प्लैनेट्स और अन्य सेलेस्टियल एंटिटीज से भरपूर एक गैलेक्सी इस कॉस्मिक फिनोमेनन की बैकड्रॉप थी। इस गैलेक्सी के अंदर एक पार्टिकुलर रीजन में एक नए स्टार सिस्टम के जेनेसिस के लिए जरूरी कंपोनेंट्स थे। ये बादल, जिसे सोलर नेबुला कहा जाता है, हमारे सोलर सिस्टम का क्रेडल था। सोलर नेबुला लाखों किलोमीटर्स में फैला गैस और डस्ट का एक बड़ा रोटेटिंग डिस्क था। इसमें सन, प्लैनेट्स, मून्स और अन्य ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए जरूरी सभी एलिमेंट्स शामिल थे, जो अंततः हमारे सोलर सिस्टम में रहेंगे। सोलर नेबुला एक टर्बुलेंट और डायनामिक एनवायरनमेंट था।
जिसमें पार्टिकल्स एक कॉम्प्लेक्स मैनर में कोलाइड और इंटरैक्ट करते थे। जैसे जैसे बादल कोलैप्स हुआ, ये तेजी से रोटेट होने लगा, जैसे कोई फिगर स्केटर अपनी आर्म्स को अंदर की ओर खींचता है। रोटेशनल स्पीड में इस एक्सेलरेशन के कारण नेबुला एक डिस्क शेप में फ्लैटन हो गया। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन इस प्रोसेस में महत्वपूर्ण था। यह सुनिश्चित करता है कि नेबुला के अंदर का मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट होते हुए भी स्पिन करता रहे। स्पिनिंग मोशन ने नेबुला के अंदर मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन में भी मदद की, जिससे अलग अलग डेंसिटी और कंपोजिशन के रीजन्स बन गए। इस घूमते हुए बादल के कोर में ग्रेविटी ने ज्यादातर मटेरियल को एक साथ मिलाकर एक प्रोटोस्टार बनाया। ये प्रोटोस्टार हमारे सन के अर्ली स्टेज को दर्शाता है, एक गर्म और घना कोर जो अंततः न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू करेगा। प्ले में ग्रेविटेशनल फोर्सेस बहुत ज्यादा थे, जो आसपास के नेबुला से गैस और डस्ट की भारी मात्रा में ड्रॉ करते थे। जैसे जैसे प्रोटोस्टार का मास बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका टेम्परेचर और प्रेशर भी बढ़ता गया, जिससे उसके इवोल्यूशन के नेक्स्ट फेज के लिए स्टेज सेट हो गया। प्रोटोस्टार बढ़ता रहा, आसपास के डिस्क से अधिक मटेरियल एक्यूमुलेट करता रहा। एक्रीशन का प्रोसेस, जहां मटेरियल को अंदर खींचा जाता है और बढ़ते हुए प्रोटोस्टार में जोड़ा जाता है, रिलेंटलेस था। समय के साथ प्रोटोस्टार का मास काफी बढ़ गया और उसका कोर हॉटर और डेंसर हो गया। गैस और डस्ट के आसपास के डिस्क ने भी एक क्रूशियल रोल निभाया, मटेरियल का एक रिजर्वोयर प्रदान किया जिसने बढ़ते हुए प्रोटोस्टार को पोषण दिया। अंततः उसके कोर पर प्रेशर और टेम्परेचर इतना इंटेंस हो गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन इग्नाइट हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे सन का बर्थ हुआ। इस मोमेंट ने प्रोटोस्टार से फुली फ्लेज्ड स्टार में ट्रांजिशन को चिह्नित किया। न्यूक्लियर फ्यूजन, वो प्रोसेस जिसके द्वारा हाइड्रोजन एटम्स को फ्यूज करके हीलियम बनाया जाता है, ने बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज की। ये एनर्जी बाहर की ओर रेडिएट हुई, लाइट और हीट प्रदान करती है, जो अरबों सालों तक सोलर सिस्टम को सस्टेन करेगी। डिस्क में बचा हुआ मटेरियल वेस्ट नहीं गया। इस लेफ्टओवर गैस और डस्ट ने एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बनाया, एक स्ट्रक्चर जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स, मून्स और अन्य ऑब्जेक्ट्स को जन्म देगा। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क एक डायनामिक एनवायरनमेंट था, जिसमें पार्टिकल्स कोलाइड और कोअलेस होकर लार्जर क्लम्प्स बनाते थे। ये क्लम्प्स, जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है, प्लैनेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। डस्ट ग्रेन्स, आइसी पार्टिकल्स और गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड हुए और एक साथ चिपक गए, धीरे धीरे साइज में बढ़ते गए। समय के साथ ये स्मॉल पार्टिकल्स लार्जर बॉडीज बनाते गए, अंततः प्लैनेटेसिमल्स बन गए। एक्रीशन का प्रोसेस जारी रहा, प्लैनेटेसिमल्स मर्ज होकर प्रोटोप्लैनेट्स बनाते गए। ये प्रोटोप्लैनेट्स आगे कोलिजन्स और इंटरैक्शंस से गुजरेंगे। अंततः आज हम जिन प्लैनेट्स को पहचानते हैं, उन्हें बनाएंगे। लाखों सालों में मैटर के ये क्लम्प्स आपस में मिलकर प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स बनाते गए, जो हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। सोलर सिस्टम का बनना एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक प्रोसेस था, जिसमें अनगिनत इंटरैक्शंस और कोलिजन्स शामिल थे। हर प्लैनेट, मून और अदर ऑब्जेक्ट का अपना यूनिक हिस्ट्री होता है, जो सोलर सिस्टम के बनने के शुरुआती स्टेजेस के दौरान हुई कंडीशंस और इवेंट्स से शेप्ड होता है। आज हमारा सोलर सिस्टम एक डाइवर्स और फैसिनेटिंग रेल्म है, जिसका एक रिच हिस्ट्री है, जिसे साइंटिस्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा एक्सप्लोर और समझा जाना जारी है।